नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। हम आपको लगातार दिखा रहे थे जिस तरीके से देश की धरोहर कहा जाता है, जिनको पूर्व सैनिक की मैं बात कर रहा हूँ। पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आज उनको 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ पूर्व सैनिक ये बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार वीर सिंह चौहान है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आप आए हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर में घटना हुई है और 5 जो जवान हैं वो शहीद हो गए, किस नज़र से देखते हैं आप उसको? देखिए, कल की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। हमारे 5 बहादुर सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए और एक एम्बुश लगा करके कायराना हरकत के जैसे मतलब जो आतंकवादियों ने की है, बहुत ही दुखद है। और इससे पूरे देश के अंदर रोष है। पूरा देश का बच्चा बच्चा गमगीन है। मैं उन परिवारों को सांत्वना देने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर इनको शक्ति, इस दुख की घड़ी को जो है सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उन मर्त आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। आपको लगता है जो घटना हुई है उसके पीछे किसी का हाथ है? मुझे नहीं इस प्रकार से तो कल वाली घटना के विषय में तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि कल वाली घटना में तो किसी प्रकार का कोई हमें नहीं लगता, क्योंकि सैनिकों की जो कार्रवाई चलती रहती है और जो सैनिकों की जो कार्रवाई चलती है उससे कहीं न कहीं जो है बिलबिला जाते हैं वो भी, और वो भी अपना एक बदला लेने के लिए कहीं न कहीं एम्बुश लगाते हैं, क्योंकि जो अपना JND के जो क्षेत्र है इस प्रकार से उसका जो बनावट है इस प्रकार से वो कहीं पर भी जो है ऐसे हिली एरिया हैं, ट्रैक्स रोड्स ऐसे हैं कि जहाँ पर एम्बुश लगाना बड़ा आसान होता है। और फौजी आदमी हैं, फौजी गाड़ियाँ हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका कलर अलग से है, उनका पहचान अलग है, तो वो उसमें है ज़रूर है। एम्बुश क्या होता है वो थोड़ा सा डिटेल? एम्बुश आदमी छिप करके बैठ के घात लगाना। जैसे गाड़ियाँ आती हैं पहले से उनको पता चल जाता है कि भाई गाड़ियाँ आज यहाँ से कानवाई निकलनी है, फौजी कानवाई निकलनी है 10-20 गाड़ियाँ, तो वो उसके लिए अपनी पहले से तैयारी करके एक छुपाव वाली पोजीशन में अगर हम फायर करते तो वो हम उनको देख नहीं पाते हैं। वो पेड़ों के पीछे या कोई पहाड़ों के पीछे, चट्टानों के पीछे वो खड़े होकर वहाँ पर अपनी तैयारी में रहता है। वो अपनी तैयारी में रहते हैं। दूसरी बात की जो ऑलरेडी आदमी ये माइंड में बना के चलता है, ऑलरेडी मोटिवेटेड होकर चलता है कि भाई मुझे तो मरना है, तो वो आदमी कुछ भी अटैक, कुछ भी नुकसान, किसी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के कल वाला तो ये है। रही बात पुलवामा की, कि कल बहुत परसों के दिन जो है हमारे सतपाल मलिक जो गवर्नर साहब हैं, जो कि बीजेपी के ही एक नेता हैं, उन्होंने जो पुलवामा के ऊपर जो अपनी बयानबाजी की है, तो वो कहीं न कहीं ज़रूर हमें एक शक के दायरे में लेकर आता है कि वो अटैक ज़रूर जो है कहीं न कहीं सस्पिशियस हो सकता है। किस तरीके का आपके मन में शक हो रहा है? नहीं, शक नहीं, जो सतपाल मलिक जी नंबर 1 तो जो है सतपाल मलिक जी गलत नहीं कहेंगे। सतपाल मलिक जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सत्य कही, मेरी आत्मा बोलती है। क्योंकि जिस प्रकार से पुलवामा अटैक को जो है भुनाया गया था, पुलवामा के अटैक के नाम पर वोट मांगे गए थे, जो टाइमिंग था वो अपना आप में बोलता था। मैं नहीं बोलता, पूरा देश ही बोल रहा था। सर, चर्चा में रहा ये तो जनरल शंकर राय चौधरी साहब ने भी जो है कहीं न कहीं उसमें हाँ मिलाई है। जनरल साहब थे जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं आर्मी के, बहुत बढ़िया बेहतरीन जो उन्होंने अपनी कार्यभार संभाला था। आज उन्होंने भी जो है जा करके ये बात कही है कि हाँ कहीं न कहीं जो है हुआ है। तो बात यह है कि साहब पूरा देश को अंदेशा था, उसकी जांच नहीं हुई अभी तक। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कम से कम आप एक नेता का कुत्ता गुम हो जाता है, आप उसकी उच्च स्तरीय जांच करवा देते हो। किसी नेत्री के घर पे, नचनिया के घर पे अगर कोई छोटा मोटा पत्थर फेंक देता, आप उसको Z क्लास सिक्योरिटी दे देते हो। और 44 जवान देश के बहादुर सैनिक बेमौत मारे जाते हैं और आप उनकी उच्च स्तरीय जांच नहीं कर सकते। पुलवामा हमले को हुए एक लंबा समय बीत गया, अभी तक उसका कोई जो जांच किया वो अभी कोई सामने नहीं आया। आखिर कारण क्या है? वो क्यों आएगा? क्योंकि भाई जवान है, वो तो बेचारा भेड़ बकरी है, कीड़ा मकोड़ा है, उसकी औकात ही नहीं है। कौन उसकी आवाज़ उठाए? नहीं, ऐसा तो नहीं इसके पीछे किसी का हाथ हो इसीलिए वो डिले? देखो जी, ये तो ऊपर वाला जानता है। मैं तो एक बात बोलता हूँ, अगर धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग होती है, धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग होती है। अगर सतपाल मलिक जी ने कोई बात कही है तो ये तो वो ज़रूर अच्छे से आपका जवाब दे सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि सतपाल मलिक ने जो बात कही है वो झूठ नहीं बोली है, वो बिल्कुल सत्य बात बोली है। ज़रूर कुछ न कुछ जो है ना इंटरनल कोई बात हुई है। ठीक, अब अगले सवाल पे आपसे आते हैं। आपको 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं धरने पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। आपकी तरफ से लगातार लेटर लिखे जाते हैं, लेकिन उधर से सरकार का कोई जवाब नहीं आता, कोई डेलीगेशन आपसे मिलने नहीं आता, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ता है। लगभग 61 दिन हो चुके हैं, आज 61वां दिन है
और 61 दिन से टोटली यहाँ से जो देश का सिंहासन है मोदी साहब का, वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। यानी कि आप ये जवानों की हज़ारों की तादाद में यहाँ सैनिकों ने शिरकत किया था 20 तारीख को, और 3 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर डीएमओ को ज्ञापन सौंपेगा पूरे देश के सैनिकों द्वारा, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। मतलब आपका सैनिकों की आवाज़ नहीं पहुंची है मोदी साहब, यानी कि आप अनदेखा कर रहे हैं, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप मत भूलिए, इन्हीं सैनिकों ने रेवाड़ी की रैली के अंदर लाखों की तादाद में आकर के आपके सिंहासन की नींव रखी थी, और आज आप इतने जो है अहंकारी हो गए। आपको मैं मानता हूँ कि आपके पास वक्त नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आपकी गरिमा है, लेकिन कम से कम आप किसी छोटे मोटे अंतरिम मंत्री को भेज देते। अरे कोई आता, शुद्ध बुद्ध लेता, आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के आता, आपका रैप बन के आता, हमसे बात करता, हमें भी मन में शांति होती कि यार चलो सरकार ने हमें रिकॉग्नाइज किया, हमारी बातों को सुना। तो लेकिन आपने तो इस बात का समझा ही नहीं। अरे ठीक है, भोग के चले जाएंगे, थोड़े दिन धूप में चिलचिलाते, फौजी हैं, लड़ना जानते हैं, लास्ट दम तक, अंतिम गोली, अंतिम दुश्मन तक हम लड़ना जानते हैं। इसलिए जब तक सांस है तब तक हम यहाँ पर बैठे हैं। पूरे देश का सैनिक जाग चुका है। अभी हम लोगों ने 30 अप्रैल की कॉल दी है। पूरे 30 तारीख को प्यारे सैनिक भाइयों, जितने भी सांसद हैं पूरे हिंदुस्तान में, सारे के सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जितने लोकसभा वाइज, सारे सैनिकों से अपील है, जो 3 तारीख को करिश्मा करके दिखा हिंदुस्तान के इतिहास में आप लोगों ने, वही करिश्मा 30 तारीख को दोहरा दीजिए। उससे 21 होना चाहिए, उससे 19 नहीं होना चाहिए। 30 तारीख को क्या होने जा रहा है? 30 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे, या जितने भी लोकसभा के सांसद हैं उन सारे के सारे सांसदों को, या तो बेटा पट्टू पढ़ो, या पिंजरा खाली करो, या तो हमारी आवाज़ पहुंचाओ और हमें न्याय दिलाओ, क्योंकि आप हमारे नुमाइंदे हैं। हमने आपको चुन करके भेजा है। अगर हमारी आवाज़ को, हमारी बात को आप बखूबी नहीं निभाते हैं, नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर आपको अगली बार इस लोकसभा में बता देंगे कि हाँ क्या होता है, रास्ता दिखा देंगे। बेटा चिंता ना करें, फौजी हैं, और फौजी की बात पूरा देश मानता है, क्योंकि फौजी सच्ची आत्मा से बोलता है। हमारे पास जुमले नहीं होते, जुमले बोलने वाले पूरे देश को मूर्ख बनाने वालों को सीट से उखाड़ने की आप बात तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो एक चीज़ है, बोलते हैं जा को राखे साइया मार्च के न कोई, और जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाए उसको कौन रोक सकता है बेटा। बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अगर बोलते हैं गिद्दड़ की मौत आता है गांव की तरफ भागता है, तो हो सकता है इनकी गिद्दड़ की मौत आ गई हो। अब ये फौजियों से पंगा ले रहे हैं, फौजियों का जो हक नहीं दे रहे। अरे भाई, हमारी कोई मंशा नहीं थी, हम सरकार को जो है कोई ठेस पहुंचाएं, लेकिन आपने 61 दिन से अब तक हमारा संज्ञान ना लेकर के कहीं न कहीं ये तो दर्शा दिया है कि सैनिकों की आपके दिल में कोई जगह नहीं है। आप सिवाय ड्रामा कुछ नहीं करते मोदी साहब। दिवाली मनाने का आप ड्रामा करते हैं, दिल्ली से चलते हैं 50 आदमी चल कर कर्मी करते हुए आपके साथ जाएंगे, हैं, काजू बादाम आप खाते हुए बाई एयर जाएंगे। वहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर 50 आदमी रेड कारपेट बिछा करके आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। आप घंटा आध घंटा काला चश्मा और टोपी लगा करके और फौजी वाली जैकेट पहन के, पोशाक पहन करके आप जो है 2 घंटे में वापसी आ जाएंगे दिल्ली। तो ऐसी दिवाली तो हम रोज़ मनाएं। आप दिवाली मैं तब मान सकता हूँ, सच्चे मन से मनाते हैं, कि आप यहाँ पर 61 दिन से यहाँ पर फौजी बैठे हैं, इनका संज्ञान लेने के लिए किसी न किसी को भेजते, तब मैं मानता कि हम मानते कि देश के सैनिक, कि आप सैनिकों के हितैषी हैं। आपके दिल में सैनिकों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। आपने अभी 2 दिन मन की बात, आप उसमें बात करें, मैं सैनिक, मेरे सैनिक भाई देश के लिए कुर्बानी देने वाले, ड्रामा ना करें मोदी साहब, मेरी विनती है। ड्रामा झलक जाता है, मैं बोल रहा हूँ, कोई भाई बोल दे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा की आवाज़ निकल रही है। तो मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं? बिल्कुल, हाँ सब ड्रामा है, बिल्कुल, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। ड्रामा करना ठीक नहीं है। नोटंकी जितने नेता हैं, खाली मोदी की बात नहीं करता हूँ, मोदी जी की बात नहीं करता हूँ। मोदी जी तो छोड़िए, जितने भी देश के नेता हैं सारे के सारे ड्रामा ही करते, इसके अलावा करते क्या है? ये देश की जनता बेचारी भोली भाली है, इसको जैसे मर्जी मूर्ख बना लो। वही नेता कहते हैं देश का खूब विकास हो रहा है और देश का डंका बज रहा है, देश जो उछले स्तर पर जा रहा है, आप कह रहे हैं ड्रामा करते हैं। आज आप एक चीज़ बताइए, मैं नहीं बोलता देश विकास कर रहा है, ये बोलते हैं। एक तरफ तो ये बोलते हैं देश विकास कर रहा है, और एक तरफ यही इन्हीं के आंकड़े हैं, ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो सरकारी दाल चावल इशू करते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये वहाँ से ही हैं कि विकास कर रहे हैं, वहाँ से ही हैं, या फिर 80 करोड़ लोगों को जो सरकारी चावल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है? क्या ये बात सही है? बताइए आप मेरे को। अगर सरकारी दाल चावल आप इशू कर रहे हैं, लोगों को दे रहे, गरीबों को, यानी कि जो 5 किलो सरकारी दाल चावल पर निर्भर है,
वो देश वो गरीब कहाँ से विकास कर गया बेटा? बताइए आप मेरे को। ये झूठ बोलते हैं साला। मैं तो कहता हूँ पहले झूठ बोलने वाला मर जाता था, लेकिन आज साला बुखार भी नहीं होता जो झूठ बोलने वाला। तरफ जो सरकार है, मोदी सरकार, वो कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपना रोजगार करो, पकोड़े तलो, तरह तरीके के, अपने कहीं चाय का ठेला लगाओ, उस तरीके के रोजगार करो। भैया देखिए, अब मैं क्या कहूँ, हाँ। इनकी तो मती मारी गई है। हाँ। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको अगर आप पकोड़ा तलने की सलाह दे रहे हैं जी, आप खुद तो पकोड़ा तल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो है ना क्वालिफिकेशन जो होगी उसके हिसाब से तो करेगा आदमी। हाँ। एक अनपढ़ आदमी तो लो बेचारा, उसके पास कोई रोजगार की योग्यता नहीं है, जी, जी। वो तो चलो कोई भी काम कर लेगा। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं, PhD हैं, अब अगर उन बच्चों को जो माँ बाप पढ़ाते हैं, अपना पूरा पेट काट के, पेट का एक एक पैसा काट करके उनको पढ़ाते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा में लगाते हैं, अगर उनके बच्चों को इस प्रकार की अगर मोदी साहब सलाह दे रहे हैं तो उनकी आत्मा क्या रोएगी साहब? कोई बात नहीं, देखिए वक्त होता है, लोगों के अंदर एक अंधभक्ति थी और धीरे धीरे अंधभक्ति टूटती जा रही है और लोगों को सही पता चला कि सही क्या है और गलत क्या है। अब तक आप देश की सरहदों पर वो लड़ाई लड़ते थे, दुश्मन से आप लोहा लेते थे, लेकिन आज अपने अधिकारों के लिए सरकार से, अपनी जो सरकार है उनसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या मजबूरी? जी, बहुत ही कहते हैं ना, जब देश का सैनिक सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य है। हाँ। तो आज देश का सैनिक अगर सड़कों पे है, दो ही हैं। पहले के वक्त में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी होते थे, हाँ। जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, यानी कि जवान की जय और किसान की जय, दो ही हैं। किसान है, धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, पूरे देश का पेट भरता है। बिना अन्न के कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनने वाली कारें, बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े पार्ट पुर्जे, उससे पेट नहीं भरता। पेट भरता है यदि इंसान रूपी जो मशीन है इसका अन्न से भरता है, और अन्न को पैदा करता है देश का किसान, और किसान का ही बेटा जो जवान, वो जो है देश की सरहदों की रक्षा करता है। ये दो ही है इस देश के जो है रीढ़ की हड्डी। आपको लगता है जय जवान जय किसान का नारा आज भी बुलंद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आज किसान बिलबिला रहे हैं। हाँ। आज किसान सड़कों पे हैं। हाँ। 13 महीने से अपनी MSP का कानून मांग रहा है। अरे हर व्यक्ति जो अपनी छोटी सी किताब बनाता है, किताब के ऊपर अपना MRP डालता है कि मैं अपनी इतने में बेचूंगा, लेकिन जो किसान है अपना अन्न पैदा करता है, उसका जो मोल है, भाव है, उसका डिसाइड करने वाले और कोई है? बताइए। मैं खुद किसान हूँ। मैं अभी मेरे खेत में चल के देखिए, मैं खुद किसान हूँ, हरियाणा से हूँ। मैं अभी इस बार मटर लगाई, हरी मटर लगवाई अपने खेत में, उसकी तुड़ाई 10-12 रुपये किलो पड़ी और वो बिक रही है 15 रुपये किलो। 3 रुपये किलो में मेरा बीज है, खाद है, मैं क्या बेचूंगा उसको? मैंने नहीं तुड़वाई। अब मैंने उसको सुखा करके निकाला, उसका बीज निकला अभी। तो यानी कि किसान को तो बेचारे का अपना रेट मिलता ही नहीं है। हम लोगों जहाँ किसान आंदोलन था, हम उसमें किसानों के साथ में थे, लेकिन आज मैं अपने किसान नेता हैं जितने भी हैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अगर वाकई आप सच्चे किसान हैं और किसान नेता हैं, रियलिटी में आप किसान नेता हैं, किसान हैं, तो फौजी हैं भाई आपके। जब ये फौजी आपके साथ आपकी लड़ाई में शिरकत हुए थे तो आपको भी आना चाहिए। आपके अंदर अगर अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है, जितने राकेश टिकैत हों या चडोनी हों, जितने भी किसान नेता हैं, मैं जिनके नाम जानता हूं, मैं खुला आपसे विनती करता हूं, देखो अगर आप वाकई ही किसान नेता हैं, अगर किसान नेता हैं तो, अगर आप हैं भाई इन नेताओं जैसे दलाल नेता हैं तो फिर आप नहीं आएंगे, हमारी बात को आप यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो अब आप अपील कर रहे हैं, जो राकेश टिकैत जी हैं, किसान नेता हैं बड़े, और तमाम जो देश के किसान हैं, किसान नेता है राकेश टिकैत, सुन ले राकेश टिकैत, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान आपसे अपील करता हूं, भाई मानता हूं आपको। अगर वाकई आप असल बाप की औलाद हैं तो सैनिकों के साथ में आह्वान करें कि सैनिकों के साथ पूरे देश का किसान है। जब हम आपके साथ खड़े थे गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, तो आज आप यहाँ पर आने में अपनी शर्म महसूस करते हैं? राकेश भाई शर्म महसूस करते हैं क्या? सारे किसानों को आना चाहिए। आपके भाई, आपके बेटे, किसानों के बेटे और किसानों के भाई यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर आकर के कंधा भरिए, तो हमारी आवाज में आवाज मिलाइए। लड़ाई अब जवान और किसान मिलकर के लड़नी चाहिए। अगर हम तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि हमारे किसान, हमारे बड़े भाई कब आए और हमारे साथ दे। बिल्कुल हमने भी साथ दिया। जिस तरीके से 13 महीने बाद किसान को एक जुमला देकर वापस लौटा दिया गया था, ये आंदोलन भी इस तरीके से फौजी हैं भैया, घाट घाट का पानी पीते हैं। ये कुएं के मेंढे के नेता, ये अपने क्षेत्र से कहीं बाहर नहीं निकलते। हम पूरा हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छान के आए। हम मूर्ख बनने वालों में से नहीं है। हम मूर्ख, हम ये जो आश्वासन का लॉलीपॉप चूसने वाले नहीं है। बता देते हैं क्लियर कट शब्दों में, झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, अन्यथा 2024 नजदीक है। सीधी बात करते हैं, हमें घुमा के नहीं आती, हमें सीधा हिट करना आता टारगेट। तो 2024 में मोदी सरकार को वोट की चोट करेंगे। गोली जो, हाँ बिल्कुल, गोली जो है ना सीधा निशाना लिया जाता है, गोली का घुमा के निशाना नहीं लिया जाता। हम फौजी हैं, सीधी बात करते हैं। अगर आपको मोदी साहब 2014 में सत्ता पर बिठा सकते हैं,
सत्ता पर बिठा सकते हैं 2014 में हाँ, लोकसभा 24 में, 24 रेवाड़ी में। अच्छा, हाँ, रेवाड़ी में, रेवाड़ी की रैली में लाखों सैनिकों ने शिरकत की थी। हाँ। तब जाकर के आपका सिंहासन पक्का हुआ था। हाँ। इसी सिंहासन को 2024 में अगर आपने मानी हमारी बात तो सदैव आपके ऋणी रहेंगे, अन्यथा 2024 में भूल जाना कि आप दोबारा यहाँ पर बैठ जाएंगे। हम सौगंध खाते हैं, इस माटी की सौगंध खाते हैं, इस देश की, आप दोबारा नहीं आ पाएंगे। ठीक, फौजियों से पंगा पड़े आपका। ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए ये थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इनका साफ कहना अगर मोदी सरकार हमारी मांगे नहीं मानते तो हम 2024 में जो लोकसभा के आगामी चुनाव हैं मोदी सरकार को वोट की चोट करेंगे और उसका नतीजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।